हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आए हैं, जो कि इस समय जो सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है, उन सीटेट एग्ज़ामों में हर सेट में वो प्रश्न कहीं ना कहीं बार बार वो रिपीट हो रहे हैं। तो आज हम ऐसे ही प्रश्नों को लेके आए हैं जो कि रिपीटेड प्रश्न हैं। हर सेट में किसी न किसी सेट में वो एक दो दिन छोड़ के वो प्रश्न ज़रूर रखे होते हैं। तो ऐसे ही हम कुछ 15 से 20 प्रश्न आज हम लेके आए हैं, तो उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए आज को सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, देरी नहीं करते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा सबसे पहला है कि कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? नीलगिरी के पौधे से, एकोनाइट के पौधे से, सिनकोना के पौधे से या जलीय पौधे से। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि जो कुनैन नामक जो दवाई प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है सिनकोना के पौधे से। अब सिनकोना के पौधे होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि एक मलेरिया नामक एक रोग होता है, आप सब जानते हैं। मलेरिया नामक जो रोग होता है वो एक मच्छर के काटने से फैलता है, और उस मच्छर जो होता है वो फीमेल मच्छर होता है, उसका नाम है मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, तो मादा एनोफिलीज जो मच्छर होता है उसके काटने से क्या नाम है कि ये मलेरिया रोग हो जाता है ना। और इसको प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो इसका प्रोटोजोआ जो है वो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम है। क्या नाम है इसका? प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जब आप लोगों को जब कपकपी के साथ में बुखार आता है, सर्दी लगती है, कपकपी होती है, उसके साथ में जब बुखार आता है तो उसके वो संकेत होते हैं कि आपको मलेरिया हुआ है ना। और इसकी दवाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुनैन की दवाई, कुनैन या फिर सिनकोना नाम की जो पेड़ होता है उसके हम छाल का प्रयोग करते हैं दोस्तों दवाई बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा सिनकोना। अब दोस्तों, अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्या वो क्लोरीन का है, ब्रोमीन का है, आयोडीन का है या लोहा का है? लोहा मतलब लौह है। ठीक है, अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो उसका हो जाएगा आयोडीन। अब समुद्री शैवाल होता है वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? वो है आयोडीन। अब आयोडीन से क्या कैसे किस तरीके से, तो मैं आपको बता दूं कि आयोडीन जो होता है इससे कौन सा रोग होता है? इससे आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा नामक रोग हो जाता है। क्या होता है? घेंघा नामक इससे रोग हो जाता है ना। इसमें होता क्या है कि गला फूल जाता है इसमें, है ना दोस्तों। तो आयोडीन की कमी, आयोडीन का जो मुख्य जो रूप होता है वो क्या होता है? आयोडीन का जो मुख्य रूप होता है वो समुद्री जो जीव जंतु होते हैं उससे मिलता है हमको, है ना। तो समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? वो है आयोडीन। ठीक है दोस्तों। अब वहीं पे दोस्तों अगर अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों इसमें अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्न में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चयन है। यानी कि मच्छरों के द्वारा जो रोग फैलते हैं उनका रोग का नाम क्या क्या है? मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, क्या ये हैं? मलेरिया, एचआईवी या एड्स या डेंगू, क्या ये हैं? हैजा, एचआईवी, एड्स या डेंगू, क्या ये हैं? या फिर ये हो जाएगा मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू। तो इसको मैं आपको दोस्तों बता दूं कि इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। अब इसमें दोस्तों ये होते हैं जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जो होते हैं ये मच्छरों के द्वारा जो होते हैं वो फैलते हैं, है ना। मच्छरों के काटने से ये दोस्तों ये रोग फैलते हैं। अब मैं आपको बता दूं जो डेंगू और जो चिकनगुनिया दोस्तों होता है वो मुख्यतः किससे? डेंगू और जो चिकनगुनिया होता है वो दोस्तों मुख्यतः विषाणुओं के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? विषाणुओं के द्वारा। और वहीं पे अगर बात करते हैं मलेरिया की, तो जो मलेरिया दोस्तों होता है वो हमारा फैलता है प्रोटोजोआ से। मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया फैलता है प्रोटोजोआ से। और जो डेंगू और चिकनगुनिया जो होता है वो हमारा फैलता है विषाणुओं से। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में के किस समुच्चयन में लौह तत्व की प्रचुर मात्रा होती है? यानी कि नीचे जो हमारे ये जो विकल्प दिए गए हैं इसमें कौन कौन से किस विकल्प में जो लौह तत्व जो होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है? तो दोस्तों अगर हम इसमें बात कर लें, आंवला, पालक और गुड़, इसमें सबसे ज़्यादा लौह तत्व होता है। ठीक है, आंवला, पालक और आलू। तो देखिए आलू आ गया तो इसमें ये वाला विकल्प गलत हो जाएगा। इसमें देखिए आलू, आंवला, टमाटर और आलू। तो दोस्तों इसमें बता दूं कि टमाटर और आलू की वजह से ये हमारा विकल्प गलत हो गया। बंद गोभी, भिंडी, गुड़ ये भी हमारा नहीं होगा। तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर जो हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आंवला, पालक और गुड़। और दोस्तों लौह तत्व की जो
कमी से जो क्या होता है, लौह तत्व की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ना। लौह तत्व की कमी से क्या होता है, खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे हमें एनीमिया नामक एक रोग हो जाता है। क्या होता है, एनीमिया नामक। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो जाता है, यानी कि हमें जो लौह तत्व की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा आपको ये भी प्रश्न हमारा हो गया। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर पहला। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर अगले प्रश्न की बात करें तो कांच के जार तथा बोतलों को उसमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ठीक है, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, उसके तापमान में वृद्धि करने के लिए, तो ये भी दोस्तों नहीं हो जाएगा। उसमें से धूल हटाने के लिए, तो ये भी दोस्तों नहीं होगा। नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, तो ये एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। जब भी हम लोगों ने आपकी और हमारी जो माताएं हैं वो लोग जब अचार बनाती हैं, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जिस बर्तन में, जिस पात्र में अचार को रखा जाता है उसको धूप में 2 दिन तक सुखाया जाता है अच्छी तरीके से, ताकि उस जो अचार होता है उसमें फफूंद ना लगे, है ना, उसमें फफूंद ना लगे, ताकि उसमें जो बर्तन जो होता है उसमें जो नमी है वो पूरी तरीके से हट जाए। तो नमी को पूर्णतः हटाने के लिए दोस्तों जो अचार बनाने के पूर्व जो हम क्या करते हैं, धूप में अच्छी तरीके से सुखाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो मच्छरों के प्रजनन को रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो मच्छर जो होते हैं उनके रोकथाम के लिए हम क्या करते हैं, पानी में तेल डालने की सलाह देते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो हम देखते हैं कि मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, क्या ये होगा, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो दोस्तों क्या ये सही हो जाएगा, तो बिल्कुल जो विकल्प नंबर जो दूसरा है वो एकदम हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको हम समझाते हैं। इसके पहले हम 2 विकल्प और देख लेते हैं कि मच्छरों को तेल के द्वारा विकर्षण किया जाता है, बिल्कुल नहीं। मच्छर तेल के द्वारा मर जाते हैं, बिल्कुल नहीं। अब दोस्तों इसमें देखिए कई सारे जो कन्फ्यूजन ये होती है कि हम लोग सोचते हैं कि जब पानी में जब तेल डाला जाता है उससे मच्छर मर जाते होंगे, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे मच्छर मरते नहीं हैं। क्या होते हैं, मच्छरों का जब प्रजनन होता है दोस्तों वो थम जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब देखिए, जब हम पानी में तेल को डालते हैं तो सबसे पहले इसकी खोज किसने की, पहले तो ये जानते हैं। तो दोस्तों मच्छरों को दूर करने के लिए जो तालाबों में जो मछलियां पाली जाती हैं, सबसे पहले तो ये बात कि मच्छरों को दूर करने के लिए क्या करते हैं, तालाबों में हम मछलियां पाल देते हैं, है ना। और जो रोनाल्ड रॉस हैं, क्या नाम है उनका, उनका नाम है रोनाल्ड रॉस। ठीक है दोस्तों, रोनाल्ड रॉस जो हैं उन्होंने इसको खोज की थी। ठीक है, और मलेरिया मच्छर के द्वारा फैलता है, किसकी खोज की थी, ये की थी रोनाल्ड रॉस ने। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पानी में तेल को डाला जाता है किसके लिए, ताकि मच्छरों का जो प्रजनन हो वो थम जाए। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को क्या करता है, वो काट देता है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है, कौन बीज नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं गेहूं, तो भाई गेहूं तो एक बीज है। काली मिर्च, तो ये भी एक बीज है। साबूदाना, हाँ ये साबूदाना जो है वो हमारा बीज नहीं है। और सौंफ भी हमारा कहीं ना कहीं बीज है। तो अगर हम बीज नहीं की बात करें तो साबूदाना हमारा क्या हो जाएगा कि वो साबूदाना हमारा बीज नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो खाद्य संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है, किसके लिए, खाद्य संरक्षण के लिए। खाद्य संरक्षण मतलब खाने को सुरक्षित करने के लिए कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या वो आलू के चिप्स हैं, आलू और उसके चिप्स हैं, तो बिल्कुल सही बात है। हम लोग होली में हम लोग आलू और उसके जो चिप्स होते हैं, पापड़ जो होते हैं वो बना लेते हैं और उनको हम सालों साल उसका हम प्रयोग करते हैं। दूध पनीर, तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वो दोस्तों वो दूध पनीर हो जाएगा। रीज़न क्या है, निगेटिव पूछा गया है, यानी कि संरक्षण के लिए कौन सा उपयुक्त जोड़ा नहीं है, तो वो है दूध और पनीर। क्योंकि दूध और जो पनीर होता है वो खराब हो जाएगा जल्दी ही, एक से 2 दिन के बाद वो खराब हो जाता है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा सही, दूध और पनीर। ठीक है दोस्तों।
अब दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठा की गई निम्नलिखित सामग्रियों में से उन्हें पहचान कीजिए जिनके भीतर क्या होते हैं, बीज होते हैं। उनकी पहचान करना, उन सब्जियों की पहचान करना है जिनके भीतर क्या होते हैं, बीज होते हैं। अब वो फल कौन कौन से हैं, सब्जी कौन कौन सी है? टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा, आलू, प्याज और करेला। इनमें से हमको छांटना है कि किस में बीज होता है। तो देखिए, टमाटर में बीज होता है, नाशपाती में बीज होता है ना, और चीकू में क्या होता है, चीकू में बीज होता है, भिंडी में बीज होता है, खीरा में बीज होता है और करेला में बीज होता है। आलू और जो प्याज होता है इसमें क्या होता है, बीज नहीं होता है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें आलू और प्याज ना हो तो आलू प्याज, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, करेला, नाशपाती, टमाटर, चीकू, खीरा और भिंडी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए जल से यानी कि पानी से हो सकती है? क्या वो मलेरिया है, क्या वो पोलियो है, क्या वो निमोनिया है, क्या वो चेचक है? दोस्तों आपको मैं बता दूं कि देखिए, जब पानी इकट्ठा होता है तो जब पानी इकट्ठा होगा तो मच्छर आएंगे, और जब मच्छर आएंगे तो मच्छर से कौन सा रोग होता है? वो होता है मलेरिया। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलेरिया। ठीक है। अब दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसमें दोस्तों मैं बता दूं कि संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा तरीका है। क्या वो रेफ्रिजरेटर में संरक्षित करना? नहीं दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में कुछ दिनों तक हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिनों तक भी सुरक्षित नहीं रख पाते हैं खाने के सामानों को, है ना। इसके बाद अचार और आम पापड़ बनाना, बिल्कुल सही बात है। ये अचार साल दर साल चलता रहता है और जो पापड़ होते हैं वो भी साल दर साल उसका हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आगे और भी विकल्प हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचरित करना। यहाँ पर रॉकी नहीं होगा, यहाँ रोधी होगा। वायुरोधी डिब्बे में संचित करना तो नहीं, ये भी कहीं ना कहीं तक गलत हो जाएगा। ज़्यादा दिन तक इसको भी इस तरीके से नहीं रख सकते हैं। प्लास्टिक के थैले में रखना, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो तो दोस्तों अचार और आम पापड़। अचार और जो पापड़, जो आम पापड़ जो होते हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक यानी कि साल दर साल उसका हम संरक्षण कर सकते हैं, उसका हम उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा। अब हम दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल से पकी हुई समुद्री मछली को खाना पसंद करते हैं? क्या वो बिहार है, क्या वो मिजोरम है, क्या वो गोवा है, क्या वो जम्मू कश्मीर है? तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं कि नारियल के तेल से पकी हुई मछली जो होती है ना, वो कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? तो वो करते हैं गोवा के लोग। अब इसमें आपको देखनी है, एक लॉजिक लगाइए आप खुद। नारियल कहाँ पाया जाता है? नारियल भाई समुद्री जो इलाके होते हैं, समुद्र के किनारे जो इलाका होता है वो वहीं पे नारियल पाया जाता है। तो इन विकल्पों में से विकल्प देखिए, कई विकल्प इस तरीके से आ जाते हैं, आप जरा सा लॉजिक लगाओगे एकदम सही विकल्प लगा जाओगे। अब क्या नारियल का जो पेड़ होता है वो बिहार में होता है? नहीं होता है। मिजोरम में होता है? नहीं होता है। जम्मू कश्मीर में होता है? नहीं होता है। तो नारियल का जो पेड़ होता है कहाँ पे होता है? गोवा में। तो गोवा इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। नारियल का जो तेल होता है उसमें लोग क्या करते हैं, समुद्री मछली को पकाते हैं और बड़े चाव के साथ में इसको खाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो इस पौधों में पत्ती, देखिए यहाँ पे पटिया नहीं होगा, यहाँ पे पत्तियां हो जाएगा। इस पौधों में पत्तियां हैं जिसे सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा क्या कहलाता है? ठीक है, ये कहलाता है कि इसकी जो पत्तियां होती हैं उसको हम सब्जियों के तरीके से यूज करते हैं और उसके हम बीज से क्या करते हैं, तेल को प्राप्त करते हैं। क्या वो सरसों हो जाएगा, क्या वो पालक हो जाएगा, नारियल हो जाएगा या फिर बंद गोभी हो जाएगा? तो दोस्तों आपको बता दूं कि सरसों का साग आप लोगों ने खूब खाया होगा। सरसों के साग को, सरसों की जो पत्तियां होती हैं उसको हम साग के रूप में प्रयोग करते हैं, सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, उसको हम बड़े चाव से खाते हैं। और जो सरसों के जो बीज होते हैं उससे हम क्या करते हैं कि सरसों का तेल निकालते हैं, जिससे कि हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको हम उपयोग करते हैं, सरसों के तेल को।
ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा सरसों। अब दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। उस समूह को चुनना है जिसमें खाना पकाने के तरीके होते हैं। तलकर ठीक है, भिगोकर, भिगोकर कौन खाना पकाता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सेक कर बिल्कुल सही बात है, तलकर ये भी सही तरीके से खाना, और भून कर बिल्कुल सही बात है। तो हम खाना किस तरीके से पका सकते हैं, सेक कर पका सकते हैं, तल के पका सकते हैं, खाने को भून करके हम पका सकते हैं, लेकिन और भी विकल्प हैं उनको भी हम देख लेते हैं। उबाल कर ठीक है हम पका सकते हैं, गूंथ कर नहीं, गूंथ कर हम खाने को नहीं पका सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, सेक कर बिल्कुल सही बात है, उबाल कर ठीक है, बेल कर नहीं, ये भी नहीं है हमारा। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो सेक कर, तल कर और भून कर, इस तरीके से इसको हम खाने को पका सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो कोई डॉक्टर एक मरीज को खाना खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है, ठीक है, साथ ही में गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, ज़रूरत खाने वाले सामान, उसको मतलब आंवला, गुड़ और हरी सब्जी पत्तेदार सब्जियां जो होती है उसको खाने का सुझाव देता है कौन, डॉक्टर। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए, क्या वो मलेरिया है, क्या वो एनीमिया है, क्या वो बुखार है, या फिर मियादी बुखार है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया क्यों हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको बताऊं, इसका सही आंसर एनीमिया इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो एनीमिया से होता है वो हीमोग्लोबिन की, एनीमिया नामक रोग से क्या होता है, हीमोग्लोबिन में कमी आ जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है, खून की कमी आ जाती है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें डॉक्टर क्या सलाह देता है कि आप गुड़ खाओ, आंवला खाओ और हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ, फल फ्रूट खाओ, जिससे कि क्या हो, हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो क्या हो, बढ़ जाए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर दूसरा एनीमिया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के अंतिम और लास्ट प्रश्न की अगर दोस्तों हम बात करें तो हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे कि टैपियोका और नारियल को लोग अपने आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें क्या करते हैं, इनसे बने खाने का स्वाद जो होता है बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, क्या वो गोवा हो जाएगा, क्या वो केरल हो जाएगा, क्या वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, क्या वो असम हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो टैपियोका होता है दोस्तों, क्या टैपियोका जो होता है वो कैसा, वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है कहीं ना कहीं केरल से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल, है ना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जितने भी प्रश्न आज मैंने लिए अच्छे समझ में आए होंगे। और दोस्तों ये जो प्रश्न आज हमने लिए हैं वो सीटेट 2022-23 के बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ईवीएस की क्लास के, और ये जो प्रश्न हैं वो हर सेट में कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं। तो आज के हमने सेशन में रिपीटेड प्रश्नों को लिया है और हमको मालूम है, आप सब भी जानते हैं कि आगे जो आने वाले जो प्रश्न हैं, आने वाले जो पेपर हैं मतलब सॉरी, उसमें जो प्रश्न यही प्रश्न कहीं ना कहीं रिपीट बार बार होते रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं दोस्तों, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर दीजिए, चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।